आगरा की जब बात करते हैं तो यहाँ बीजेपी के सामने बहुजन समाज पार्टी मुख्य विपक्षी की भूमिका निभाती रही है। लोग विधायकों और सांसदों से नाराज हैं, कहीं न कहीं इस पे काम नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी चुनाव होता है योगी और मोदी के नाम पर। लोग अपना काम लेकर जाते हैं विधायकों के पास, उनसे ही कहते हैं तुमने वोट तो मोदी योगी को दिया, मुझे कौन सा दिया है। लेकिन बीजेपी का कैडर ऐसा है कि ये भले ही कितनी गाली दें, कुछ काम मत करो, भ्रष्टाचार खूब करो, उसके बाद ही वोट वो कमल पर ही देते हैं। उनको पार्टी लगता है कि ये तो मेरे अपने हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो बाहर के लोग मजदूर है। मैं कहूंगा कि गुलाम समझती है पार्टी उनको, गुलाम समझती है पार्टी। ये अमित शाह और मोदी जी और BL संतोष जी, उन तीनों के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं होती कब वो चीफ मिनिस्टर चेंज कर दें, कब मिनिस्टर चेंज कर दें, कब किसी का टिकट काट दें। जो हैवीवेट होता है, 89 के जो मुद्दे थे, मैं तो 80 के मुद्दों पर जा 80 से भी आगरा में हुआ कुछ नहीं, सिर्फ वादे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे 2017 के बाद, चेक डैम का शिलान्यास करके गए, आज तक उसका पता नहीं है। उससे पहले यमुना एक्शन प्लान बना था, तो कहाँ गया पैसा, क्या। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो एतमादपुर और बाहा सीट पे जरूर फाइट में नजर आती है, लेकिन अन्य सीटों पर बीएसपी ही बीजेपी के सामने होती है। कार्यकर्ताओं के मन की बात करें तो भाजपा का कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो भी उसका क्षेत्रीय विधायक हो, इस बार उसे टिकट ना मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। 2027 के चुनाव से पहले आखिर आगरा जिले का मूड क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर विधानसभा चुनाव 2022 की बात की जाए तो आगरा की सभी 9 की 9 सीटों पर भगवा फहराता हुआ नजर आया था। सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और यही नतीजे 2024 के लोकसभा चुनावों में नजर आए, जब आगरा जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। और ऐसे में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आगरा जिले का मूड क्या है, इसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं आगरा के दिग्गज पत्रकारों से। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। SP सिंह सर हैं, कई सारे अखबारों में उन्होंने संपादक के तौर पर कार्य किया है और आगरा में जो भी पॉलिटिकल जो बयार बहती है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। सर आप बताइए किस तरह देखते हैं, 9 की 9 सीटें बीजेपी की रही हैं 2017 में और दूसरा कंसेक्यूटिव इलेक्शन 2022 के विधानसभा चुनाव में, अब 27 में क्या आपको गणित नजर आता है? मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। 2017 और 2022 जैसे नतीजे ही 2027 में नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है सर, कहीं किसी भी तरह के कोई विपक्ष को कोई किसी भी तरह की उम्मीद, क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी हैं कि जहां पिछले बार बहुत क्लोज फाइट रही लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, कहीं ऐसी कोई सीटें आपको दिख रही हो 9 में से जहां विपक्ष दमदारी से चुनाव लड़ सकता है? देखिए, बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, लेकिन आगरा की जब बात करते हैं तो यहाँ बीजेपी के सामने बहुजन समाज पार्टी मुख्य विपक्षी की भूमिका निभाती रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो एतमादपुर और बाहा सीट पे जरूर फाइट में नजर आती है, लेकिन अन्य सीटों पर बीएसपी ही बीजेपी के सामने होती है। बीजेपी सामने सर, राजीव दीक्षित सर हैं, मून न्यूज के संपादक हैं, लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत हैं। सर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आगरा को एक जमाने में कहा जाता था दलितों की राजधानी, 2007 का चुनाव, फिर 2012 का चुनाव, 9 में से 6 सीटें बीएसपी ने जीती, लेकिन फिर मोदी युग आता है 2014 में और उसके बाद 17 में जो विधानसभा चुनाव होता है पूरी तरह से भगवामय, 22 में पूरी तरह से भगवामय। तो इस बार इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं, कि क्या लग रहा है, 5 साल यमुना नदी में पानी और बह गया है, क्या लग रहा है, कुछ जनता के मूड में कुछ चेंज आ रहा है या वही फिक्स है बीजेपी का? देखिए, जनता का मूड की बात करें, जनता बदलाव तो चाहती है, लेकिन विकल्प उसको अभी फिलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा। अगर 1 बाई 1 चुनाव हो जाए तो बीजेपी के 1 बाई 1 का मतलब यह है कि विपक्ष एक तरफ सपा बसपा और कांग्रेस यदि एक होकर लड़े भाजपा का मुकाबले करने में, तो बहुत टाइट हो जाएगा मुकाबला, बहुत टफ हो जाएगा। तब मूड में कुछ बदलाव दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ये बसपा अलग लड़े और सपा और कांग्रेस अलायंस मिलकर लड़े या और भी अन्य दल सामने हो, तो बीजेपी के लिए वो स्थिति बहुत मुफीद रहने वाली है। जहां तक बात करें विधायकों की, तो पब्लिक का मूड अभी जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होगी तब तक पब्लिक की मानती है कि ये भी, इसे भी हटाओ उसे भी हटाओ। अब चुनाव हो गया है, विधायक का नहीं, चुनाव हो गया मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का। फिर लास्ट में जाके
मतदाता ये देख लेता है कि सर्वोच्च कुर्सी पे कौन बैठने वाला है, तो वो उस हिसाब से मतदान कराता है। तो ये देखा जाए, इस समय काफी विधायकों के खिलाफ आक्रोश है। आगरा की बात करूं मैं, उसमें 9 विधानसभा सीट हैं, लेकिन चुनाव आते आते स्थिति किस तरह से बनती है, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से मुकाबला होने जा रहा है। वाला होने वाला है। भानु प्रताप सर हैं, कई सारे अखबारों में संपादक रहे हैं। सर ये बताइए कि क्या आगरा का जो इलेक्शन है वही योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, सीएम कौन होगा, या स्थानीयता के आधार पर भी बहुत सारी चीजें तय होने वाली हैं? आप कैसे अपना विश्लेषण दें? देखिए, जैसा अभी राजीव भाई ने कहा है कि लोग विधायकों और सांसदों से नाराज हैं, कहीं न कहीं सब पे काम नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी चुनाव होता है योगी और मोदी के नाम पर। लोग अपना काम लेके जाते हैं विधायकों के पास, तो उनसे ही कहते हैं तुमने वोट तो मोदी योगी को दिया, मुझे कौन सा दिया है। तो जाहिर है कि चेहरा जो चुनाव का है वो मोदी और योगी होने वाले हैं। उनके नाम पर कोई मतभेद कहीं भी नहीं है। फिर भी बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और इस सरकार में जो मैं कर काम बात करता हूँ भाजपा कार्यकर्ताओं से, तो वो लोग कैडर बेस होते हुए भी कहीं न कहीं अंदर से नाराज हैं, क्योंकि पार्टी सत्ता में होने के बाद भी पार्टी ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। बाहर के लोग वहां पार्टी में आके घुस गए, वो सब अपनी सत्ता पे पार्टी चला रहे हैं। यही हाल बसपा ने किया था, जब तक सत्ता में रही, सत्ता से बाहर रही, कैडर बेस पार्टी, कैडर कार्यकर्ता जुटे रहे थे। सत्ता में आते ही बाहर के लोग आ गए, फिर पार्टी धीरे धीरे करके वो सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन बीजेपी का कैडर ऐसा है कि ये भले ही कितनी गाली दें, कुछ काम मत करो, भ्रष्टाचार खूब करो, उसके बाद ही वोट वो कमल पर ही देते हैं। उनको पार्टी होता है कि ये तो मेरे अपने हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो बाहर के लोग, मजदूर है। बाहर मैं कहूंगा कि गुलाम समझती है पार्टी उनको, गुलाम समझती है पार्टी। इस बात को पार्टी बहुत हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। इस बात को पार्टी करता कहते हैं, खुलेआम मुझसे कहते हैं, समझ नहीं कह पा रहे। इसलिए मजबूरी है, क्या करें, भले ही वोट दें, वोट नहीं देंगे पर देंगे तो कमल के फूल पर ही देंगे। ये इस समय स्थिति है। इसलिए 2027 चुनाव में कोई खास बदलाव होने जा रहा है ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। और बाहर के लोगों ने जो विधायक बने हैं, जो बीजेपी के नहीं है, कॉर्पोरेट, ये वो लोग उस तरह से काम भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी अच्छी इमेज बनाई है। कुल मिलाकर भानु सर का कहना है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है, लेकिन फिर भी जो बाद में जब जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन का जो अलग मूड होता है, अलग पॉलिटिकल मिजाज होता है। विजय बघेल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए किस तरह दिखते हैं? जिस तरह से भानु सर ने कहा कि बंधुआ मजदूर, यानी जो मैंने वर्ड यूज किया, एक गुलाम समझते हैं, तो क्या इस तरह का है कि कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उसके लिए क्या बीजेपी के लिए वर्कर एक गुलाम बना हुआ है? नहीं, आप कह सकते हैं इस बात को, लेकिन मैं दूसरी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि जो बाहर के लोग आए हैं वो साथ में जनाधार भी लाए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखो 91 के बाद से जो भी यहाँ चुनाव हुए हैं, चाहे 93 इलेक्शन हुआ हो, या उसके बाद फिर 96 हुआ हो, 2002 हुआ हो उसमें, और 2007 का इलेक्शन था, 2012 का इलेक्शन था, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल काडर था उसके पास इतने वोट ही नहीं थी कि वो जीत जाते। तब 2014 में जब मोदी की सरकार आई, उसके बाद 2017 के चुनाव में गए तो उन्होंने डोरे डाले दूसरे दलों पर, दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ शामिल किया, तो वो जनाधार लेकर आए। तब भारतीय जनता पार्टी उनके वोट और वो लेकर यहाँ जीती। मुख्यमंत्री तक भी दूसरे दलों से, हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस ही रहे। आप बताइए, वरिष्ठ पत्रकार मनीष तिवारी जी हमारे साथ है, क्या लग रहा है? अब बिल्कुल कुछ चंद महीने बचे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आगरा में क्या रहने वाला है पॉलिटिकल समीकरण? बीजेपी का दबदबा बरकरार रहेगा या विपक्ष चैलेंज दे पाएगा, सेंधमारी हो पाएगी? 9 में से एक भी सीट, 2 सीट भी अगर विपक्ष छीन लेता है, चाहे बसपा हो सपा हो, तो क्या लग रहा है ये स्थितियां बन रही है? लेकिन इतनी सबसे पहली बात यह है, बीजेपी इस बार टिकट वितरण कैसे करती है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। अगर बीजेपी ने कुछ टिकट काटी यहाँ से, तो बीजेपी के ही लोग बीजेपी के सामने खड़े होंगे दूसरे दलों से। अगर टिकट कटती है तो कहीं ना कहीं ये फाइट की संभावना बनेगी। क्या लग रहा है कि बीजेपी की टिकट मिलना जीत की गारंटी है क्या? हाँ, ऐसा सोचते हैं, विपक्षी दल सोचते हैं। लेकिन एक ये भी बात है, अगर उन्होंने दूसरे दलों से चुनाव लड़ा, आखिर वोट तो वही है उनके पास ना, वो पार्टी सेवा करते आ रहे थे लंबे समय से, उनको टिकट नहीं मिला जो लाइन में कतार में है, तो लिहाजा दूसरी पार्टी से लड़ेंगे और बीजेपी को फाइट देंगे। फाइट देंगे। एसपी सिंह सर के पास दोबारा चलते हैं, कई सारे और भी सवाल हैं। सर, क्या लग रहा है कि बीजेपी का चुनाव बीजेपी से होने जा रहा है? मनीष जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? तो क्या लगता है कि जो कई सारे ऐसे प्रत्याशी या जो सिटिंग एमएलए हैं जिनकी टिकट कटती है तो वो बागी हो जाएंगे और दूसरे दलों से टिकट मांगेंगे और वो तैयार बैठेंगे? देखिए, वो तो स्वाभाविक है, होता भी है। पहले भी इस तरह का मामला होता रहा है। जब टिकट कटती है तो आदमी दूसरे दलों की तरफ देखता है, लेकिन बीजेपी में मुझे
बहुत कम उम्मीद नजर आ रही है। पिछली बार की बात करें तो एतमादपुर से राम प्रताप सिंह चौहान का टिकट कटा। क्या लग रहा है शुरुआत में चर्चा आई थी कि वो समाजवादी पार्टी से तरफ जा रहे हैं, लेकिन अंततः वो बीजेपी में ही रहे और आज भी बीजेपी में हैं। क्या लग रहा है आपको सर? 9 सीटें हैं, बहुत बड़े लेवल पर ये चर्चा चल रही है कि कई सारे विधायकों के टिकट कटने ही वाली है। कहीं एज फैक्टर है तो कहीं उनकी इतनी शिकायतें हैं संगठन तक पहुंची हुई हैं, कई जगह परफॉर्मेंस का सवाल है। आपका फेयर एनालिसिस क्या है, कितने विधायकों की टिकट कटने वाली है? तो देखिए, ये तो पार्टी का लेकिन नहीं, कई दफा हवा पानी पत्रकारों से बेहतर कौन समझता है? निश्चित रूप से पिछली बार भी देखिए जो टिकट बदला गया राम प्रताप सिंह चौहान का, उनके बारे में एक इमेज बनी कि शायद ये रिपीट में खा जाए, तो इसलिए पार्टी ने बदला उनको अंतिम समय में। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। अब जैसे पिछली बार 2-3 बार से आप मुख्यमंत्री जी जब भी आगरा आते हैं तो फतेहपुर सीकरी के विधायक बाबूलाल जी पे कुछ न कुछ चुटकी लेते हैं, और वो हंसी मजाक में बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन उनके संकेत मुझे जो महसूस हो रहा है कि वो साफ बोलिए सर, आज चीजें साफ। आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी है वो तो 5-7 महीने में चीजें सामने आ ही जाएंगी, लेकिन एक एज अ वरिष्ठ पत्रकार सर, आपको क्या लग रहा है कि फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं, ये क्या रहने वाला है टिकट? फतेहपुर सीकरी की टिकट मुझे लग रहा है कि इस बार बाबूलाल जी को पार्टी शायद ही टिकट दे। शायद ही टिकट दे। इसके अलावा सर, इसके तरह आपको फैक्टर ये है कि एक तो 75 एज हो गई उनकी, और पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने बेटे को जिस तरह से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार चार के खिलाफ लड़ाया, तो पार्टी ने उससे कहा नहीं, वो पार्टी में हैं। अनुशासनहीनता माना? हाँ बिल्कुल, अनुशासनहीनता तो है ही। और उसके बाद देखिए कि तमाम पार्टी की जो संगठनात्मक बैठकें हुई, उसमें कई महीने तक ऐसा रहा कि बाबूलाल जी को बुलाया ही नहीं जाता था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी पार्टी से। संगठन का गठन हुआ, उसमें कोई राय नहीं ली गई। तो ये सारे संकेत क्या है? मुख्यमंत्री बार बार उन पर कमेंट कर देते हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल है, तो बोले आप वायदा करोगे, उसके बाद आप वहाँ पूजा पाठ में लग जाओगे तो मैं डेवलप करा दूंगा। तो वो चुटकियां में लेते हैं, लेकिन वो बहुत गंभीर मैसेज। बिल्कुल सर। सर, राजनीति में इशारों का बड़ा महत्व होता है, राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है, सिंबोलिज्म पॉलिटिक्स में। तो आपको क्या लग रहा है सर, अगर सर से बात की फतेहपुर सीकरी, सर आगरा दक्षिण की बात की जाए, हैवीवेट चेहरा है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, लगातार खबरों में भी रहते हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, उनका परिवार भी रहता है, उनके बेटे भी रहते हैं। अब आप ये बताइए सर, फेयर एनालिसिस क्या लग रहा है आपको, कि क्या स्थिति नजर आ रही है आगरा दक्षिण को लेकर? क्योंकि एक ऐसी सीट है, शहर के बीचों बीच सीट है, मुस्लिम वोट बैंक भी मजबूत है, समाजवादी पार्टी की भी उस पर नजर है कि ये सीट उनकी फाइट में आ सकती है। आपको क्या लग रहा है? जैसा आपने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक भी है, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वहाँ एक ना वो जो भी विपक्षी पार्टी होती है, मुख्य पार्टी होती है, वहाँ वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है मुख्यतः, क्योंकि उसे भी एक मुस्लिम नुमाइंदा एक जिले में दिखाना होता है। तो आगरा की हम बात करें, आगरा जिले की बात करें, तो सबसे मुफीद सीट आगरा दक्षिण की बैठती है। मुस्लिम प्रतिनिधित्व जो कोई दूसरी गैर भाजपाई पार्टी देना चाहे, तो इस वजह से भाजपा काफी कुछ सेफ हो जाती है। जो भाजपा की जो मुख्य रणनीति रहती है वो हिंदू मुस्लिम वर्सेस रहती है, तो उस वजह से वो सेफ हो जाती है। रही बात आप लोग जो इस समय विधायक हैं, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो चूंकि 3 बार विधायक रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है, और वो बड़े मुखर विधायक हैं। जो उनके मन में आता है, जो उनके दिल में होता है, वो कई बार सर राजनीति में कही जाती है गुड़ मत खिलाओ, गुड़ जैसी बात कहो, तो इस तरह की चीजें भी कई बार, ये चीजें भी माइनस बनती हैं कि अगर आप हार्ड हिटिंग हैं, थोड़े कठिन शब्द प्रयोग करते हैं, तो लोग इसको भी बड़ा अलग तरीके से एनालिसिस। हाँ बिल्कुल, इसका बहुत बहुत महत्व है। यदि आप हम आगरा की बात करें तो एक स्वर्गीय अब इस समय दिवंगत हो चुके हैं विधायक जगन प्रसाद गर्ग थे, यहाँ 5 बार विधायक रहे थे। लोग उनसे चाहे कोई काम ना आते हों, लेकिन कहते थे आदमी भला है, आदमी भला है भाई, और जब चाहे साथ प्रधानमंत्री से मिलने जाना, लोग कहते हैं हाँ चलेंगे। हाँ, तो यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, और वो ही उन्हें हर वोट चुनाव में उन्हें 20 से 30 हजार वोट ज्यादा दिलाती थी अपने पिछले चुनाव से, और वो जीतते आए थे। तो इसका बड़ा महत्व है। यदि आप गुड़ नहीं है तो गुड़ जैसी बात तो कर ही सकते हैं, वो बात योगेंद्र जी में नहीं है। इस चीज का भी ये भी एनालिसिस है, क्योंकि कई सारे कार्यकर्ताओं में देखते हैं, खासकर आगरा दक्षिण में, कि बीजेपी बहुत दो फाड़ हो रखी हुई है। एक वर्ग ऐसा जो उनसे नाराज चल रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सब इलेक्शन में ये भी नोटिस होगा। अगर नाराजगी की बात करेंगे तो बीजेपी के 9 विधायक हैं, ऐसा कौन सा विधायक है जो जिससे सब संतुष्ट हो रखे हो? तो लगभग यदि हम बात करें और कार्यकर्ताओं के मन की बात करें,
तो भाजपा का कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो भी उसका क्षेत्रीय विधायक हो इस बार उसे टिकट ना मिले। टिकट ना मिले। तो ये आगरा दक्षिण, क्योंकि यहाँ से कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार के एमएलए हैं, इस समय वर्तमान में मंत्री हैं, तो एक बड़ा चेहरा है आगरा की राजनीति। सर आप बताइए, बहा की बात की जाए, बहा में कहा जाता है कि आजादी के बाद से एक ही परिवार का दबदबा चल रहा है। एक 2007 में मधुसूदन जी जीत गए, इक्का दुक्का बार परिवर्तन। क्या लग रहा है इस बार भी वही कालिंदी में वही पानी बहने वाला है, चंबल में और टंगन नदी में, या कुछ और वहाँ कुछ और बदलाव नजर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको? कि सर मैं बहा पे जाने से पहले आरा दक्षिण की बात करना चाहता हूँ। आरा दक्षिण के बारे में मैंने एक सर्वे कराया, मुझसे कराया गया था एक पार्टी के व्यक्ति ने। योगेंद्र उपाध्याय जब से विधायक बने हैं या वो मंत्री बने हैं, जब भी आगरा होते हैं वो सुबह का उनका समय जनता के लिए होता है। वो चुनाव का इंतजार नहीं कर रहे हैं, चुनाव जीतने के तत्काल बाद वो चुनाव लड़ना है इस तैयारी का इस तरह से कर रहे हैं। वहाँ जो मंडल है, पार्टी का जो संगठन है, उसमें अपनी पत्नी बेटे बहू को सबको मंडल बांट रखे हैं। वहाँ के जो लोग हैं सीधे मंत्री से बात करना चाहते हैं, मंत्री सबका फोन उठा नहीं पाते हैं, तो उनकी पत्नी बहू बेटे जो भी है उनको मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो सीधे अपने फोन से बात कराते हैं व्यक्ति की। नाराजगी कुछ लोगों में हो सकती है, लेकिन बहुत हद तक योगेंद्र उपाध्याय जी लोगों को संतुष्ट करने में कामयाब हैं। सीट रिटेन हो जाएगी आपके हिसाब मुझे, और जो आपने जो बात कही ना कि वो बहुत कड़वा बोलते हैं, यह उनके लिए पॉजिटिव है। उनकी इमेज इस तरह की बनी है कि नहीं। और कड़वा किसके लिए बोलते हैं? वो जो उनको वोट नहीं देते, उस इलाके के लोगों को, उस समाज के लोगों को कड़वा बोलते हैं, वो खुलेआम बोलते हैं। ये बात पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद आती है, पसंद कर रहे हैं लोग। यानी स्पष्टवादिता उनकी पहचान है, अब जनता को ये तय करना है। भैया जी आप बताइए, आप भी बहुत माइक्रो लेवल पर पॉलिटिक्स कवर करते हैं, क्या लग रहा है? अब बात कर लेते हैं, बाह सीट की बात कर लेते हैं, सर से बात कर रहे थे, तो बाह की क्या लग रहा है? और दूसरा बेबी रानी मौर्य, आगरा ग्रामीण, ये एक ऐसी दोनों सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो है ही, लेकिन इस पर यहाँ क्या आप कैसा एनालिसिस देखते हैं? देखिए, बहा की अगर बात करें तो बहा में 2007 में एक अपवाद को आप छोड़ दो, जब भदावर राजघराने का कोई व्यक्ति वहां से चुनाव नहीं लड़ा है, तो वहां से चुनाव जीते हैं, चाहे वो अमर सिंह जी हो या फिर मधुसूदन शर्मा, एक अपवाद थे। उसके बाद से लगातार वहाँ की पॉलिटिक्स भदावर राजघराने के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहाँ के जो जातिगत समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, वो भी कुछ इस तरीके के हैं। लेकिन अब एसआईआर हुआ है, एसआईआर में वोट कटे हैं, और एक जो कहा जाता है कि चंबल पार के कुछ वोट थे वो आते थे, जो एक राजघराने की जो मदद करते थे। अब वो देखने की बात है कि कितने वोट वहां से डिडक्ट हुए हैं, क्या है। लेकिन फिर भी हैवीवेट तो भदावर राजघराना ही है, वो जिस दल से जाते हैं। अब आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का कभी यहाँ से खाता नहीं खुला, लेकिन चंद्रभान मौर्य एक अपवाद थे, 93 में वो जीते थे, 300-350 वोट जीते थे, वो अपवाद थे, लेकिन वो यहाँ नहीं। लेकिन जैसे ही राजा साहब वहां से चुनाव लड़े, हरदमन सिंह जी, तो वो एक उनका यहाँ खाता खुल गया। तो अगर जातिगत समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो अम्बेडकर नगरी जानी जाती है। लेकिन आप 2022 से आइए और 2024 पे आइए, दोनों ही चुनावों में बसपा तीसरे नंबर पर खिसक गई है, दूसरे नंबर पर। अब फतेहपुर सीकरी का पिछला इलेक्शन ले लीजिए आप, हारते हारते जीत गए हैं राजकुमार चाहर जी, 44,000 वोट, 44,000 वोट, 4,90,000 प्लस। एक ऐसी सीट थी जिसमें 3,000 का मार्जिन था विपक्षी का, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का, रामनाथ सिकरवार, और दूसरी खेरागढ़ ने उनको बढ़त दी थी। 3 सीटें थी जो फतेहाबाद ने बचा लिया, सीकरी ने, और आगरा ग्रामीण ने बचा लिया। आपने 2 एमएलए की बात की, बेबी रानी मौर्य है, हैवीवेट चेहरा है, और वो सीट परंपरागत रूप से। बेबी रानी मौर्य के बारे में कहा जाता है कि जब 2 अप्रैल 2018 को SC/ST आंदोलन में आगरा जल रहा था, उसके बाद उनका दोबारा राजनीतिक उद्भव हुआ, दोबारा से उनको पार्टी ने उनको पहचान दी, उनको पोजीशन दी। जिस उनको कहते हैं कि वो बीजेपी की मायावती हैं, जिस कास्ट कम्युनिटी से वो आती हैं, तो क्या बीजेपी ने जैसा उन पर दांव लगाया, वो क्या उसको वो पार्टी के लिए खरी उतरी है? उनकी कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है? देखिए, अगर आप उस वोट बैंक की बात करें तो वो आज भी बीएसपी के साथ खड़ा हुआ है। भले ही इनका उद्भव हो गया हो चंद्रशेखर का, आजाद समाज पार्टी का, लेकिन आज भी आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो वो मायावती जी के साथ खड़ा हुआ है, बहन जी के साथ पूरी तरीके से इनरोल्ड है। लेकिन चूंकि ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी, 2017 में ब्रांड योगी थे नहीं, ब्रांड मोदी थे, अब 2 ब्रांड हो गए, और दिनों दिन मुख्यमंत्री की इसमें कोई दो राय नहीं है कि छवि
बढ़िया, हालांकि डेंट लगा है मोदी जी की छवि को चंदा चोरी वाले मामले में। चंदा चोरी वाले मामले, आप बताइए क्या लग रहा है? आपसे बात करते हैं एतमादपुर सीट की और आपकी खैरागढ़ सीट से। ये दोनों सीटों पर आप कैसे एनालिसिस देखते हैं? देखिए, एतमादपुर सीट ऐसी सीट है जहां राम प्रताप चौहान जो प्रदेश महामंत्री हैं, दूसरी बार उनको जिम्मेदारी मिली है, लेकिन विधायक की टिकट कट गई। क्या लग रहा है? देखिए, एदनाथपुर सीट जो है ना, वो तो बीजेपी की सीट है और पूर्ण रूप से बन गई है। जितना विकास कार्य धर्मपाल ने कराया है, वहाँ पहले भी कराया था उन्होंने और फिर भी कराया है। तो वो सीट तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से कोई छीन पाएगा, और वो बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भी लगता है। बाकी बीजेपी चाहे राम प्रताप चौहान हो, कोई खुल के विरोध करने की किसी की ताकत नहीं है, ना खुल के विरोध करेंगे। जिसको भी टिकट मिल जाएगी वो दूसरा उसके पीछे आ जाए। हाँ, बिल्कुल पीछे आ जाएगा, उसी के संग रहेगा। लेकिन ये है क्या लग रहा है कि ये एतमादपुर सीट पर बीएसपी सपा संभावनाएं देखती है? फाइट तो है, फाइट तो रहेगी, लेकिन जीतेगी बीजेपी। बीजेपी मजबूत है। और खैरागढ़ का क्या लगता है? खैरागढ़ में फाइट हो सकती है अगर रामनाथ सिकरवार चुनाव लड़ते हैं तो। ऐसा कहा जा रहा है कि रामनाथ सिकरवार चुनाव लड़ेंगे तो अन्य दल के वोट भी उनको मिलेंगे, और भगवान सिंह कुशवाहा कोई भी एक, मतलब ठीक है, कुशवाहा वोट बैंक है उनके पास, कुछ बीजेपी का है, लेकिन फाइट बड़ी जोरदार होगी। जोरदार हो रही है। और खैरागढ़ एक ऐसी सीट है जहां से भगवान सिंह कुशवाहा जो बीएसपी से बीजेपी में आए, खबरों में नहीं रहते हैं, मतलब बहुत ही लोअर प्रोफाइल के साथ वो अपनी राजनीति करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां आपको लग रहा है कि प्रथम दृष्टया टिकट कटनी ही तय? सवाल बहुत टिपिकल है, हो सकता है स्थानीय होने के बाद, लेकिन आज सर आप एनालिसिस चाहिए, ये जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन दोबारा आपको उसको मैच किया जाएगा। देखिए, फतेहपुर सीकरी के लिए तो मैंने कहा ही है कि बार बार मुख्यमंत्री जी जिस तरह से संदेश दे रहे हैं और संगठन के द्वारा दिया गया है, और दूसरा एज फैक्टर में भी वो 75 होने के कारण फतेहपुर सीकरी सर, आगरा दक्षिण आगरा चले जाएंगे। दक्षिण सीट पे मैं, देखिए, जो पार्टी का अंदर भी मामला है, लेकिन योगेंद्र जी की शायद अभी ऐसा इस तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं है, उनकी टिकट को लेके खतरा है। छावनी की बात करिए सर, आगरा कैंट GS धर्मेश एक SC चेहरा है, मंत्री भी रह लिए, 2 बार विधायक भी रह लिए, क्या लग रहा है, टिकट बचेगी या टिकट कटेगी? देखिए, साफ सुथरी छवि है, अच्छी तरह एक्टिव है, टिकट कटने की कोई वजह तो नहीं लगती। अभी उन्होंने 17वां जन्मदिन मनाया है, तो उस हिसाब से भी देखें तो 5 साल उनके पास हैं। तो लेकिन उस सीट पर कई लोगों की नजर है, उसमें बेबी रानी मौर्य के पुत्र अभिनव मौर्य भी। बेबी रानी एक परिवार से 2 सीटें तो नहीं मिलेंगी? नहीं, वो हो सकता है उस समय बेबी रानी जी अपने को विड्रॉ कर लें। क्या लग रहा है सर, बड़ी बात कही है, एक नया एनालिसिस निकल के आया है कि बेबी रानी जी अपने को विड्रॉ कर लें, क्योंकि सर ये देखा जा रहा है कि आगरा की पॉलिटिक्स में कार्यकर्ता मोह, संगठन मोह से ज्यादा पुत्र मोह है। अभी एक राज्यसभा सांसद है, उनके बेटे साथ चलने लगे हैं, बाइट देने लगे हैं। एक केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी अपने बेटे को लॉन्च किया है। सबको पता है सब चीजें। एक कैबिनेट मंत्री है, उनके बेटे भी पूरी तरह से पॉलिटिक्स में दखल रख रहे हैं। तो इधर एक दूसरी कैबिनेट मंत्री है। तो ये चीजें सर क्या लग रहा है, ये आगरा की पॉलिटिक्स आपको ये क्या 2027 में इस एंगल से आप कैसे देखते हैं कि अपने परिवार के, अपने बेटों को, बेटियों को? 2027 की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा अपना मुद्दा बनाती है वो परिवारवाद का बनाती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जिले में मैं आगरा की बात कर रहा हूँ कि वहाँ किसी विधायक अथवा सांसद के किसी बेटे या बेटी या बहू को टिकट मिल जाए, वो ऐसा नहीं दिखाई देता। लेकिन अपनी टिकट काट के, अपना त्याग देके अपने बेटे को आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या नहीं होगा? देखिए, उदाहरण है हमारे पास 2022 में रीता बहुगुणा का। उन्होंने स्पष्ट लिखित में दिया था, उन्होंने इलाहाबाद में, कि मुझे टिकट ना देके मेरे पुत्र को टिकट दे दिया, तो वो टिकट नहीं मिली थी। सीधा सपाट सवाल, 9 में से कितनी सीटें बीजेपी बदल दे रही? देखिए, ये बात होती है चर्चा की या कार्यकर्ता की, बदलने वाले और जो आम लोगों में होती है, तो उसमें जो मुख्यतः चर्चा है फतेहाबाद विधानसभा की है कि यहाँ टिकट बदली जाएगी। फतेहपुर सीकरी विधानसभा की है, टिकट बदली जाएगी। और बहुत से लोग कहते हैं आगरा छावनी में, चूंकि वहाँ एज फैक्टर है, वहाँ बदली जाएगी। ऐसे हम बात करें जो कार्यकर्ता समर्थक, और सबसे सुरक्षित सीट आगरा उत्तर है, चेहरा वहां भी बदल सकते हैं। बहुत से तो लोग वहाँ यह कहते हैं कि सब, आपकी राय से मैं सहमत हूँ, सबसे सुरक्षित सीट है आगरा उत्तर। और वहाँ पुरुषोत्तम जी भी वहाँ निर्विवाद हैं, उनकी कोई किसी भी उसमें नहीं है। लेकिन बात वहाँ भी होती है। सर आप बताइए, 9 सीटें, आपको क्या लग रहा है 9 में से कितनी सीटें हैं जहां चेहरा चेंज किया जा सकता है? ये सर, ये एनालिसिस है सर, देखिए इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बहुत निर्मम तरीके से एनालिसिस। ये नई भाजपा है, यहाँ किसके साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। नरोत्तम मिश्रा बहुत लेटेस्ट उदाहरण है। जैसे अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, लेकिन वो बाई है ना?
और कहा है ना कि उन्होंने गोपाल इंद्र ने कहा है कि राजनीति के खेल ये समझ सका है कौन, बहरों को भी बट रहे हैं मोबाइल फोन। किसको यहाँ क्या मिला कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं कह सकते। बहरों को भी बट रहा है यहाँ मोबाइल पर। क्या लग रहा है विजय जी, किस तरह से देखते हैं? बहुत देखिए, दो सवाल आपसे कि कितने टिकट पे आपको लग रहा है खतरा मंडरा रहा है, और किन सीटें हैं जहां विपक्ष को थोड़ी उम्मीद है? देखिए, हम तो अटकलें ही लगा सकते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने गुजरात में पूरी कैबिनेट चेंज कर दी, मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। तो ये अमित शाह और मोदी जी और बीएल संतोष जी, उन तीनों के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं होती कब वो चीफ मिनिस्टर चेंज कर दें, कब मिनिस्टर चेंज कर दें, कब किसी का टिकट काट दें। जो हैवीवेट होता है उसी पर वो हमला कर देते हैं, उसी को काट देते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जब से फॉर्म में आई, जब से मोदी युग शुरू हुआ है, पहली बार मैंने विरोध देखा है दतिया में। नहीं, विरोध भी नहीं होता, उनको भी उन्होंने मैनेज कर लिया। हेमंत विश्व शर्मा देख लीजिए, कांग्रेस ही थे, कांग्रेस से बाया टीएमसी होके शुभेंदु अधिकारी आए, और चीफ मिनिस्टर भी दूसरे। आप देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश जाइए, शिवराज चौहान जी को उठाया, उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को, रमन सिंह जो मुख्यमंत्री, उनको विधानसभा अध्यक्ष लाइन, यानी कुछ भी हो सकता है। बहुत ही अप्रत्याशित फैसले बीजेपी में होते हैं। आपसे सवाल जानने का क्या लग रहा है, आगरा के स्थानीय मुद्दे इस बार इलेक्शन में कितने ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले हैं, या चेहरों पर लड़ाई है, अखिलेश वर्सेस योगी वर्सेस मायावती, इस तरह का? चंद्रशेखर, नहीं, कोई मुद्दे नहीं है बीजेपी में, तो कोई मुद्दे ही सारे खत्म हो गए हैं। तो क्या लग रहा है कि सीवर का मुद्दा, ट्रैफिक जाम का मुद्दा, सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, कोई ये मुद्दे नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं फर्क पड़ता, मुद्दा विहीन पॉलिटिक्स हो गई है, इमोशनली और एक तरह से खांचों में बट गए। हिंदुत्व पे पूरी पॉलिटिक्स डिपेंड हो गई है। लोग हिंदुत्व को देख के वोट दे रहे हैं, और उसी पे टोटल लड़ाई उसी पे है, टोटल फाइट उसी पे है। 2014 में थे, आज भी कायम है, वही मुद्दे चला रहे हैं लगातार। केवल मेट्रो की छोड़ दें तो है ना, और उसके बाद ही सरकार बनने लगातार बन रही है। 2014 की नहीं, जो मुद्दे 1989 में थे वो याद है, जिन मुद्दों पे बीजेपी चुनाव लड़ा करती थी। आज 10 साल से बीजेपी शासन में है और 12 साल से केंद्र में है, वही मुद्दे आज भी बराबर। क्या लग रहा है सर, बैराज का मुद्दा, एक खंडपीठ का मुद्दा, इंटरनेशनल स्टेडियम का मुद्दा, ये सारे मुद्दे आज भी बिल्कुल धरातल पर हैं। मोदी जी कह गए यही यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कोठी मीना बाजार मैदान में, हुआ कुछ नहीं सर। क्यों, क्या लगता है सर? नहीं, जिन लोगों के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है उनके दिल में बीजेपी बसती है, तो वो खंडपीठ नहीं आए, भले ही बैराज नहीं बने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बीजेपी के वोट देना है। चंदा चोरी का मामला चल रहा है राम मंदिर को लेकर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको बीजेपी का असर पड़ेगा। मैं आज कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी जनता में इसका कोई असर नहीं है। असर नहीं है, चंदा राजनीतिक दलों के लिए जरूर मुद्दा है। जनता जानते कि चोरी करने वाले चंद लोग हैं, संविदा कर्मचारी थे जो बैंक के द्वारा रखे गए थे। अब उसमें उस चोरी को आप टैग चिपकाएं योगी आदित्यनाथ जी पे, तो नहीं चिपक पाएगा, वो कितने भी कोशिश क्या कर लग रहा है सर, एक सवाल और है, बीएसपी सर एक बहुत मजबूत उसके लिए राजनीतिक फसल रही है आगरा, 6 सीटें 2 बार चुनाव में जीती है, कुछ भविष्य नजर आ रहा है, या चंद्रशेखर उसके इतर आ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं आगरा में? क्योंकि बीएसपी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं इस बार बीएसपी की जो गुपचुप गतिविधियां चल रही हैं, अंडर करंट है उनका, वो मुझे 2007 के पहले जैसी स्थितियां हैं। बीएसपी चुपचाप अपने संगठन पर फोकस कर रही है, ऐसा ही उन्होंने 2007 में भी किया था और सरकार बनाई थी। मैं कह रहा हूँ सरकार तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन बीएसपी इस बार का चुनाव बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगा। अच्छा चुनाव कुल मिला के। और जहाँ तक चंद्रशेखर जी की बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर के साथ कुछ युवा वर्ग लड़के हैं पार्टी में, जहाँ तक जाटव वोटों की बात है वहाँ आज भी जादू मायावती का तो कुल जी अपना कैडर वोट है, फ्लोटिंग वोट हिंदुत्व के नाम पर जाता है। दूसरे बीजेपी ने व्यक्ति परक योजना चलाकर जो वोट उसके नहीं तो उनको पक्का कर लिया। एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति, दूसरी तरफ जातियों को विभाजित करके क्षेत्रीय दलों की पॉलिटिक्स, तो ये 80 वर्सेस 20 की पॉलिटिक्स, एक 85 वर्सेस 15 की पॉलिटिक्स, क्या लग रहा है कि ये 2024 में चलते हैं। देश के 3 बड़े सूबे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, तीनों में ही इंडिया गठबंधन आया। 400 पार का नारा, यानी हिंदुत्व की लहर तीनों ही राज्यों में धीमी पड़ी थी, मध्यम पड़ी थी, और उनका संविधान बचाओ का नारा हुआ था। तो एक चुनाव में परसेप्शन होता है, अगर कोalition होता है यहाँ सपा और बसपा का, तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। 2019 में फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार फर्क पड़ सकता है, क्योंकि योगी जी की सरकार को पूरे 10 साल हो गए हैं, 15 साल, लगभग 13-14 साल उनकी सरकार को हो गए हैं, योगी मोदी जी की सरकार को। तो जनता बदलाव तो चाहती है, लेकिन विकल्प के तौर पर कौन? अखिलेश यादव
की अपनी स्ट्रेटेजी है। गुटबाजी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि गुटबाजी जहां समाजवादी पार्टी में होती है तो निखरती है। किसी भी दल में कोई भी गुट हो, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए अपनी ताकत लगाता है, तो गुटबाजी कोई मुद्दा नहीं होती। ये भी बात सही है कि पिछले 89 के जो मुद्दे थे, मैं तो 80 के मुद्दों पर जा 80 से भी आगरा में हुआ कुछ नहीं, सिर्फ वादे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे 2017 के बाद, चेक डैम का शिलान्यास करके गए, आज तक उसका पता नहीं है। उससे पहले यमुना एक्शन प्लान बना था, तो कहाँ गया पैसा, क्या? ये जनता फिर मुद्दों से हटके चेहरों पर वोट देती है। और 2022 में ब्रांड योगी थोड़ा सा मजबूत हुआ था, लेकिन 2027 में ब्रांड योगी मोदी और अखिलेश के साथ लड़ाई होगी। बीएसपी की हम बात करते हैं तो बीएसपी चूंकि अंबेडकर नगरी है, दलितों की राजधानी है, यहाँ 96 से उनका राजनीतिक करियर सफलता के तौर पर 2 सीटें 96 में, 2002 में 2 सीटें उन्होंने जीती थी, और 2007 और 12 में 6-6 सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन वही सीट सिलेक्शन पर काम आता है, चेहरा कैसा आता है, चेहरे पर काम आता है। अगर चेहरे पर अच्छे चेहरे को वो उतारेगी बीएसपी तो कहीं ना कहीं टक्कर होगी, नहीं तो 2024 और 2022 में जिस तरह तीसरे नंबर पर खिसकी है तो कहीं ना कहीं वो हस्र भी हो सकता है। भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे खास कार्यक्रम यूपी तक के खास कार्यक्रम मूड क्या है में आज हमने आगरा के वरिष्ठ पत्रकारों से जाना कि आगरा की राजनीतिक बयार किस तरह बह रही है। पूरी तरह से इस समय मौजूदा परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा को भगवामय कर दिया है। आगरा के जितने भी जो भी लोकतांत्रिक इकाइयां हैं, चाहे वो विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट हो, इसके साथ ही सभी 15 ब्लॉक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, जितने भी नगरीय निकाय हैं, सब ज्यादातर पर बीजेपी का कब्जा है। विपक्ष कितनी मजबूत स्थिति से 2027 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, ये अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है, ये भी तय हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और ऐसे में सभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका कहना है कि बीजेपी एक बार फिर से अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है। विपक्ष तभी कुछ बेहतर कर सकती है कि जब वो गठबंधन में साथ हो या अपने कोर मुद्दों के साथ वो जनता के साथ, जनता के बीच में उतरे। यूपी तक के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।